Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video we'll be discussing about a detailed preparation strategy for history class 12th जो कि particularly for the batch of 2024 to 2025 के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ऑल राइट, तो इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स जो मैंने फॉलो करी क्लास 12th बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट. ऑल राइट, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. और जितनी भी चीज़ें हमें अपनी प्रेपरेशन के दौरान ध्यान रखनी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. तो प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए. ठीक है, सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर दैट आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से पढ़ना है. आपको कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी एक्स्ट्रा गाइड या बुक की ज़रूरत नहीं है. योर NCERT इज़ इनफ. ऑल राइट, आपका जो बोर्ड का पेपर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही बनेगा. सो डोंट गो फॉर एनी अदर रेफरेंस बुक फॉर हिस्ट्री. ऑल राइट, हिस्ट्री की जो आपकी NCERT है उसके अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़रूरत है और हमारी पूरी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी. समझ में आया? तो हमें सिर्फ और सिर्फ NCERT से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करना है टू मेक आवर प्रेपरेशन परफेक्ट. ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है. अब देखो, जब हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमें प्रिपेयर कैसे करना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पेपर पैटर्न. ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका डिज़ाइन क्या रहेगा. तो देखो, आपके 21 MCQs आएंगे, दैट इज़ 1 मार्क ईच. तो आपके 21 मार्क्स के MCQ आएंगे. ठीक है, और ये देख के हमें ये देखो पता लग रहा है कि NCERT की थरो रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप सिर्फ और सिर्फ जो क्लास में एक्सप्लेनेशन हुआ है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे रिलाई नहीं रह सकते. आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार अपनी NCERT को अच्छे से रीड करना है अगर आप चाहते हैं आपका एक भी मार्क्स ना कटे. ठीक है, बिकॉज 21 तो आपके MCQ ही हैं और ये बिटवीन द टेक्स्ट MCQ पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके 6 शॉर्ट मार्कर क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, दैट इज़ 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे. फिर 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं. ठीक है, 3 लॉन्ग आंसर्स आएंगे, 8 मार्क्स ईच. 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. तो ये 8 मार्क्स देख के पता लग रहा होगा कि हमें एक डिटेल्ड आंसर बनाना है, एक ब्यूटिफुली फ्रेम्ड आंसर हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना है. समझ में आया? सो अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच इट. आपको बहुत हेल्प करेगी और मैं ओवरऑल तो इस वीडियो में भी बताऊंगी किस तरह से आप लेंथी आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो 4 मार्क्स के आएंगे, 3 क्वेश्चन, तो 12 मार्क्स के हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड 5 मार्क्स का मैप वर्क आएगा. समझ में आया? तो यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और मैप वर्क यहाँ भी हमें ध्यान देना है अगर हमें अपना 1 मार्क्स भी लूज़ नहीं करना. तो पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आया. अब देखो, जैसा बताया कि भाई NCERT रीडिंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. आपको NCERT अच्छे से रीड करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है, बट NCERT रीड करने का एक तरीका होता है. आप सिर्फ उठा के, कई बार होता है हम पहली रीडिंग में ही लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें पहली रीडिंग में ही सब कुछ आ जाए. ऐसा नहीं होता. जब आप NCERT को पहली बार रीड करेंगे ना, तब आपको सिर्फ चैप्टर का कंसेप्ट समझना है कि भाई हिस्ट्री है तो ये कौन से टाइम पर बेस्ड ये चैप्टर है, एग्जैक्टली ये चैप्टर बोल क्या रहा है, किसके बारे में बता रहा है, पूरी स्टोरी आपको एक बार जान लेनी है. ठीक है, पहली ही रीडिंग में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको पूरा चैप्टर लर्न हो जाए, एक एक डेट याद हो जाए.
ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ दैट एनसीईआरटी आपको बार बार रीड करनी पड़ेगी। बट यहाँ मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं रादर देन एनसीईआरटी कई बार होता है पढ़ते जा रहे हैं, एक बार पढ़ ली, 2-3 बार पढ़ लिया, बट कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है। वो कैसे करना है वो बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, मेक योर ओन नोट्स। एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी बोरिंग लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरे के नोट्स, सीनियर के नोट्स को ले आते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक रेफ़र करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं, ठीक है, खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो नोट्स रेफ़र कर रहे हैं तो अपने नोट्स बनाने हैं, एंड नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो अगर हम डायरेक्ट बुक से रिवीजन कर रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि जब हम अपने खुद के नोट्स पढ़ते हैं, वो कम टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि वो हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से हमारे नोट्स डिज़ाइन करे हैं। हम कुछ उसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, है ना। हम कुछ इस तरह से नोट्स को लिखते हैं कि हमें याद रहता है कि इसके बाद ये पॉइंट लिखा है, इसके बाद ये पॉइंट लिखा है। समझ में आया? आगे देखो, आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने हमेशा से अप्लाई करी है अपनी प्रेपरेशन में। तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, सपोज़ आपका जो पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, आपने वो पढ़ लिया, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, स्कूल का लेक्चर अटेंड कर लिया जो टीचर ने पढ़ाया है, वहाँ से नहीं समझ आया तो यूट्यूब से पढ़ लिया, आपने रीडिंग कर ली एनसीईआरटी की। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। बहुत इजीली नेट पर अवेलेबल होते हैं, हम सबको पता है, राइट। आपको जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करने हैं फॉर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड, आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और कितना आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, इस क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट्स आने हैं, ठीक है। भले ही आपको अभी याद नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद एकदम से होगा भी नहीं, बट अभी आपको चैप्टर को समझना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ जाता है तो हम लिख तो अपने आप ही देते हैं, ठीक है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोला, अब आपने एक बार देख लिया, आप थोड़ा थोड़ा समझ गए कि हाँ, इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपको लग रहा है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, एक तो 2 तरीके हो सकते हैं कि आप अलग से उन क्वेश्चंस को लिख लें, ठीक है, क्वेश्चन प्लस जो शॉर्ट में अपने पॉइंटर्स लिखने की, हाँ इसमें ये पॉइंट आने हैं, एक ये तरीका हो सकता है। बट जो तरीका मैंने अपनाया, आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके लिए भी काम करेगा, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड इट योर सेल्फ, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं बताती हूँ, आपने क्या करा, PYQs खोले, आपके जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, कोशिश करो कि हर टॉपिक से आप एक क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, कि अच्छा सपोज 7 टॉपिक है तो एटलीस्ट 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप उठा लो, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को उस टॉपिक के पास लिख लो जहाँ पे उस टॉपिक की हेडिंग लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सपोज मोहनजोदारो वाला जो सेक्शन है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आपने वो क्वेश्चन उसी हेडिंग के पास लिख लिया, और आप क्या ट्राई करोगे कि भाई क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद पॉइंट में आपका आंसर भी वहीं पे अपनी एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, और हर पॉइंट का ना एक कीवर्ड अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, तो आपके पास रेडीमेड क्वेश्चन प्लस आंसर विद इन योर एनसीईआरटी रेडी हो जाता है, और इसी को आप शॉर्ट में अपने नोट्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल पॉइंट है, बहुत हेल्पफुल टिप है, ट्रस्ट मी। 2-3 चैप्टर के लिए करो, आपको ना मज़ा आने लगेगा याद करने में, बिल्कुल भी एनसीईआरटी पढ़ना बर्डन आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने वो लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद ट्राई टू मार्क द आंसर विद इन योर एनसीईआरटी, पॉइंट्स में ना आंसर को मार्क करने की कोशिश करो।
फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका यही वाला जो हड़प्पा वाला चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, उसका ही एक टॉपिक है क्लासिफाइंग फाइंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो देखो सपोज आपका क्वेश्चन है दैट ये जो टॉपिक है इससे ही क्वेश्चन है कि भाई जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो किस तरह से, वो कौन से टूल्स, क्या ट्रिक्स वो यूज़ करते थे जो भी उन्हें फाइंड्स मिलते थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को उनको क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे आपने क्वेश्चन डाल दिया जो भी इस टॉपिक से आया है। अब आपको क्या करना है, इसी में ही अपने आंसर को मार्क कर लेना है दैट पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, कि भाई वो स्टोन का बना है या फिर क्ले का बना है, मेटल का बना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो आपको मार्क कर लेना है फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि उसका फंक्शन क्या है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर टूल मिला है, जो भी फाइंड उन्हें मिला है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता था। तो फंक्शन, ठीक है, कि ये आर्टिफैक्ट एक टूल या ऑर्नामेंट है या फिर कुछ रिचुअल यूज़ में आता था, ये सेकंड हो गया, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि भाई रिजेम्बलेंस विद द प्रेजेंट डे थिंग्स, बीड्स, कॉर्न्स, स्टोन, ब्लेड्स, ठीक है, कुछ आज की चीज़ों से मैच करके वो देखते थे, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, ठीक है, कि भाई वो कहाँ मिला है, एक ड्रेन में मिला है, एक ग्रेव में मिला है, घर में मिला है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेसेस ऑफ कॉटन मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे, तो to find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depictions in sculpture। ठीक है, अगर हमें क्लोथिंग के बारे में समझना है, हमें क्या इनडायरेक्ट एविडेंस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जैसे कि स्कल्पचर। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, समझ में आया। तो इस तरह से हमने आंसर को पॉइंट में डिवाइड कर लिया। और अब हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, हाईलाइट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया मटीरियल, कि भाई किस मटीरियल का बना है, फिर वो फंक्शन अंदाज़ा लगाते थे, क्या फंक्शन है उस आर्टिफैक्ट का, रिजेम्बलेंस विद द प्रेजेंट डे थिंग्स, उसके बाद वो उसका कॉन्टेक्स्ट, कि वो कहाँ मिला है। इस तरह से हमने कीवर्ड अंडरलाइन कर लिए। अब इन कीवर्ड से हमें पॉइंट में कि भाई पहले मटेरियल, उसके बाद फंक्शन, देन रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स, देन वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है, ऐसे, और फिर रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। सिंपल सा आंसर हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। फिर इसी को बिल्कुल शॉर्ट में हम अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कितना इजी हो गया आपका काम, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना, बट अभी ही टाइम है ये चीज़ करने का। बाद में आपके प्री बोर्ड्स आते हैं, आपके फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपको ये काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऑलराइट, और अभी अगर आप इस तरह से अपनी प्रेपरेशन करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा बोर्ड्स तक आते आते। समझ में आया। रेडीमेड क्वेश्चन आंसर आपके पास रेडी है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर बुक। गॉट इट। अब देखो ये समझते हैं, ये समझ में आ गया। ट्राई टू मार्क द आंसर विद इन योर एनसीईआरटी। अब जैसा हमने देखा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जो साइड बॉक्सेस हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं साइड बॉक्सेस से, सोर्सेस जो है आपको क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रही कि सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सोर्सेज जो है उन्हें याद करो, याद नहीं करना है, बट द थिंग इज़ जो आपकी सोर्सेज हैं वो आपका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उससे ही रिलेटेड है ना। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एक नज़र उन सोर्सेज पे भी मार लो, तो आपको आपका टेक्स्ट भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और बोर्ड की प्रेपरेशन भी हो जाएगी। समझ में आया। तो ये स्किप नहीं करना है, बट बिकॉज वी टेंड टू डू दिस थिंग, राइट। अब देखो डेट्स, हिस्ट्री है तो भाई डेट्स तो होंगी ही। डेट्स को कैसे याद रखना है, अब डेट्स के लिए थोड़ी मेहनत करो, एक टाइमलाइन की तरह बना लो हर चैप्टर का, ठीक है। अगर टाइमलाइन आपसे, टाइमलाइन इन द सेंस बहुत डिज़ाइनर आपको कुछ नहीं बनाना है, बट ऑर्डर में डेट्स लिखो, ठीक है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ, ये वहाँ गया, ठीक है। तो डेट और फिर इवेंट, उस डेट पर क्या इवेंट हुआ, इस तरह से
सेपरेट एक छोटी सी पतली सी नोटबुक मेंटेन करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आपको नहीं करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ योर ईयर, ठीक है। जब आपका साल ख़त्म होने वाला होगा ना, जब आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तब तक आपके पास आपकी पूरी डेट्स की एक कॉपी बनी होगी जो आपको सिर्फ बार बार रिवाइज करनी होगी, और बोर्ड्स तक आपको ये सारी डेट्स रट जाएंगी, राइट। तो एंड टाइम का जो पैनिक होता है वो यहाँ पे नहीं होगा अगर हम अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। इसके बाद आता है मैप वर्क। देखो, मैप वर्क में कई बार मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये कैसे अवॉइड करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इवेंट्स भी आते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, इस जगह पर घटित हुई, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी में ही एक तो हाईलाइट कर लो उस चीज़ को, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे तो वहाँ इवेंट और वो जहाँ हुआ उस पर ध्यान जाएगा, तो अपने आप याद हो जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं अपनी एनसीईआरटी में, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि आप डेट्स को सेपरेटली लिख रहे हो, उसी तरह से आप चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को इस तरह से हाईलाइट कर लो। बाकी यहाँ पे हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हिस्ट्री में हमें मैप वर्क की एक वो दे रखी है पूरी लिस्ट, है ना, जो भी सीबीएसई का आपका सिलेबस है। तो वो ही प्लेसेस याद करना है और उन प्लेसेस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो पढ़ लो, ये भी बहुत इजी है। बट जब हम सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स याद कर लेंगे ना, तो एक तो हमारे एमसीक्यू की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बट अगर आपको एक फोकस्ड मैप वर्क पे ध्यान देना है तो आप वो लिस्ट पे जाइए, जो भी प्लेसेस हैं अपने एक तो विद इन योर एनसीईआरटी जो मैप दे रखे हैं उसमें हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप बोर्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो कोई प्लेस छूटे ना, ठीक है। और वहाँ जो इवेंट हुआ है आप वहाँ भी उस विद इन योर एनसीईआरटी ही मार्क कर लो, है ना। आपकी एनसीईआरटी में मैप की इमेजेस दे रखी हैं, इमेजेस में जो भी आपकी जगह के नाम आ रहे हैं उनको हाईलाइट करो कि ये बोर्ड में पूछा जाएगा, है ना, बिकॉज आपकी सेपरेट मैप वर्क की लिस्ट दे रखी है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट। और वहीं पे एरो लगा के लिख लो कि इस जगह पे ये हुआ था, है ना। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। तो देखो 2-3 तरीके बता दिए, आप अपना मैप वर्क बिल्कुल 5/5 आप स्कोर करेंगे। समझ में आ गया? आगे देखो भाई, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आपको 8 मार्क्स के 3-3 क्वेश्चन करने हैं, तो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। आपको ना टॉपिक की सारी चीज़ें बता देनी होती हैं उस क्वेश्चन में, उस आंसर में, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लिखने से बचना नहीं है। और जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, तब तक हमें चीज़ें बाय हार्ट याद होंगी भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब हम खुद से लिखते हैं ना तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और काफ़ी जल्दी हमें याद होता है। समझ में आया? दूसरे, आपके एमसीक्यूज़ में ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब ये क्या भाई, हम ना जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं पिक्चर्स इग्नोर कर देते हैं, वही हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी में जो भी पिक्चर दे रखी हैं वो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड है। अगर आप एक बार उन पिक्चर को देख लोगे, उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसे पढ़ लोगे ना, तो आपकी एक तो टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और यहाँ भी आप अपने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में बिल्कुल फुल स्कोर करोगे, 2-3 जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते एक बार भाई पिक्चर का डिस्क्रिप्शन देख लो, पिक्चर को ध्यान से देख लो कि अच्छा इस पिक्चर में क्या है, वो पिक्चर क्या आपको बोलना चाह रही है, राइट। फिर आते हैं फ्लो चार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको याद करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, और आपका जो प्रेजेंटेशन होगी ना पेपर की, उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाने हैं। जहाँ भी जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि इसे मैं फ़्लो चार्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ, वहाँ पेपर में तो फ़्लो चार्ट बना के ही आओ, बट खुद को याद रखने के लिए भी ना आप फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये फ़्लो चार्ट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेपरेशन में,
ठीक है, एक पूरा एक लेंदी टॉपिक है वो एक छोटे से फ्लो चार्ट में, एक डायग्राम में आपके दिमाग में, डायग्राम के रूप में आपके दिमाग में छप जाता है। और जब आप थोड़ा सा ध्यान से उस डायग्राम को देख लेते हैं ना, तो पूरा कंसेप्ट याद हो जाता है और फिर आप उसे थोड़ा सा एक्सपांड करके भी अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स में अगर वो क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट आपको पता है ना, उसको बस वर्ड्स में उतारना है। समझ में आया? तो फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो दीज वर सम टिप्स एंड दिस इज इट। So these were some tips and this is it for today's video. I hope कि ये वीडियो आपको हेल्प करे एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं ना, देन एक भी रीज़न ऐसा नहीं होगा कि आप 100 on 100 अपने हिस्ट्री के एग्ज़ाम में स्कोर ना कर पाएँ। ठीक है, कम से कम 1 महीना, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ तो 3 से 4 चैप्टर के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखो और आप खुद ही ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी हो रही है और आपको प्रिपेयर करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगी। So I hope you like this video, and if you did, then please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.